हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में जो मॉड्यूल दिया है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइस इज डिजिटल वैलेट्स, क्रेडिट ऐप या डिपॉजिट्स। ये होता है डिजिटल वैलेट्स के थ्रू। हम ऑनलाइन पेमेंट्स किसके थ्रू कर सकते हैं? डिजिटल वैलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ डिजिटल वैलेट। इसमें से कौन सा डिजिटल वैलेट नहीं है? गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें इंटरनेट पर वेबसाइट्स ब्राउज करने के काम आता है। ये एक्चुअल में ऑनलाइन पेमेंट में इसका कोई रोल नहीं है ना। तो जो ऑनलाइन डिजिटल वैलेट्स हैं वो कौन से हैं? या तो गूगल पे से हम पेमेंट करते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, भीम यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर ब्लैक एंड वाइट कोड दैट कैन बी स्कैन्ड विद द कैमरा इज अ। देखो, चौकोर काले और जो सफ़ेद कलर के कोड होते हैं जो कि स्कैनर के थ्रू, जो स्कैनर का कैमरा होता है उससे स्कैन किए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? वो क्यूआर कोड है, पासवर्ड है, लॉगिन आईडी है, यूज़र आईडी है। तो वो क्या है? क्यूआर कोड। आप सभी जानते हैं क्यूआर कोड का मतलब, जैसे हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो पेमेंट की लिंक प्राप्त होती है जहाँ पे हम पासवर्ड डाल के पेमेंट कर सकते हैं। और भी ऐसी कई वेबसाइट्स के क्यूआर कोड होते हैं जिनको स्कैन करने पर हमें वो पर्टिकुलर लिंक ओपन होकर हमारे मोबाइल में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, on a bank holiday, which of these method cannot be used by साहब फॉर मनी ट्रांसफ़र। जब बैंक की छुट्टी होती है तब इनमें से कौन सी मेथड ऐसी हैं जो मनी ट्रांसफ़र के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है? भीम यूपीआई, गूगल पे, बैंक डिपॉजिट या मनी ट्रांसफ़र। ये बैंक डिपॉजिट नहीं कर सकते क्योंकि बैंक का हॉलिडे है, तो बैंक डिपॉजिट कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं होगा। और भीम यूपीआई, गूगल पे और मनी ट्रांसफ़र ये ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू किए जाने वाले ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये किए जा सकते हैं, लेकिन बैंक डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सेम ओपनड अ न्यू शॉप। सेम ने एक नई शॉप की ओपनिंग की। विच ऑफ दीज मेथड कैन बी यूज टू रिसीव पेमेंट्स इनटू हिज अकाउंट। तो इनमें से कौन सी जो मेथड है वो उसको अपने खाते में पेमेंट रिसीव करने के काम आएगी? मनी ऑर्डर, क्यूआर कोड, लोन या बैंक डिपॉजिट। वो क्यूआर कोड के थ्रू होता है, जैसे हम पेटीएम के थ्रू या फ़ोन पे के थ्रू या गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद। तो वही ये पूछ रहा है कि भाई सेम ने एक दुकान की ओपनिंग की, दुकान खोली है उसने किसी चीज़ की पर्टिकुलर, तो वो कैसे पेमेंट रिसीव कर सकता है? तो भाई क्यूआर कोड के थ्रू वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट, रेगुलर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इज, एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज। भाई जैसे मान लो किसी का सैलरी अकाउंट है, तो वो अपने जो जो भी एम्प्लॉयर है जिसने काम दे रखा है, जो मालिक है, वो अपने एम्प्लॉई को, जो अपने कर्मचारी को कैसे पेमेंट करेगा? अप्रेजल के थ्रू, डेब्ट के थ्रू, लोन के थ्रू या सैलरी के थ्रू? तो वो क्या करेगा? सैलरी पे करेगा उसको, है ना। सैलरी अकाउंट बनेगा उसका और उसके थ्रू उसको मंथली रेगुलर बेसिस पर पेमेंट का ट्रांजेक्शन उसको होगा। नेक्स्ट, डिडक्शंस शुड बी पेड फ्रॉम द। डिडक्शंस कहाँ से किए जाएंगे? ग्रॉस सैलरी में से, नेट सैलरी में से, अर्निंग्स में से या बेसिक सैलरी में से? ये होंगे ग्रॉस सैलरी में से। जितनी भी पेमेंट है उसी में से डिडक्शंस होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सैलरी पर बेस्ड है ना, तो इसी से इसलिए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ग्रॉस सैलरी जितनी भी होगी, मान लो कोई कंपनी आपको सीटीसी पे करती है, सीटीसी मान लो 20,000 या 25,000 सीटीसी है, तो वो क्या है? ग्रॉस सैलरी है। फिर उसके बाद वो भी 10% का जो जो भी रूल है, 10%, 14% वो जो है वो उस कर्मचारी का काटेगा और 10% वो खुद भी मिलाएगा। वो दोनों मिला के कहाँ जमा होंगे? पीएफ अकाउंट में जमा होंगे, जिसको प्रोविडेंट फंड बोला जाता है, जो लास्ट में पेंशन के रूप में कर्मचारी को दिया जाता है। तो ये जो डिडक्शंस होते हैं ये काई में होते हैं? ग्रॉस सैलरी या सीटीसी की जो फुल पेमेंट होती है उसी को ग्रॉस सैलरी बोला जाता है। और जो काटने के बाद जितना भी पैसा डिडक्शंस होता है उसको बोलते हैं डिडक्शंस। जो भी सैलरी काटते हैं पीएफ अकाउंट में, वो डिडक्शंस होने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं नेट पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम द सिटीजन्स। गवर्नमेंट सिटीजन्स से क्या लेती है? लोन, टैक्स, डिडक्शंस या कन्वीनियंस? क्या लेती है? टैक्स, क्योंकि टैक्स हम सभी किसी न किसी रूप में पे करते हैं, चाहे कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई भी हम मटेरियल मार्केट से परचेस करते हैं, तो उसमें टैक्स के थ्रू हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट, कार्तिक हैज ज्वाइंड अ न्यू कंपनी। कार्तिक ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। हिज सैलरी इज 3 लाख पर ईयर। उसकी जो सैलरी है वो 3 लाख पर सालाना है। दिस इज हिज, वो उसकी क्या सैलरी होगी? अप्रोक्सीमेट, बेसिक, नेट या ग्रॉस? वो ग्रॉस पेमेंट होगी कि फुल उसको 3 लाख पे करेगी, लेकिन उसमें से जो कट पिट के जो भी हाथ में आएगा वो जितना भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी नेट पेमेंट बनेगी। नेक्स्ट, साइमंस कंपनी कैलकुलेटेड द इनकम टैक्स एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम, दिस इज कॉल्ड। साइमंस की कंपनी ने कैलकुलेट किया कि जो इनकम टैक्स और जो पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम, जो भी पेमेंट उसके थ्रू उसके बिहाफ पर हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? हाउस रेंट अलाउंस, इंटरेस्ट, टीडीएस या एनपीएस? वो कहलाता है टीडीएस, ठीक है ना, उसको बोला जाता है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो टीडीएस का कटौतरा जो है वो कंपनी करती है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से ही काटती है वो। तो यही कहलाएगा कि जो भी कैलकुलेटेड टैक्स है, जो भी साइमंस की कंपनी में जो पे करना पड़ेगा उसे, तो वो कहलाएगा टीडीएस। ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट पुट असाइड विदाउट बीइंग स्पेंट इज, जो भी अमाउंट है वो स्पेंड किए बिना ही हमने साइड में रख लिया। मान लो हमने जो भी हमें सैलरी प्राप्त हुई वो उतना हमने उसमें से पहले ही एक स्पेसिफिक अमाउंट साइड में रख लिया, तो वो क्या कहलाएगा? सेविंग्स। क्योंकि इतना पैसा भाई मैंने सोच लिया, मान लो मेरी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है, मैंने सोच लिया मान लो कि मैं इसका 20% सेव करूँगा, तो 10,000 में से मैंने क्या कर लिया, 2,000 रुपये मैंने मंथली सेविंग कर ली, मतलब 2,000 रुपये मैं पहले ही साइड में रख दूंगा बिना खर्च किए, तो वो कहलाएगा सेविंग्स। ठीक है, ये सेविंग्स के ऊपर टॉपिक है। ठीक है ना। अगला आएगा लोन्स एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी पुट असाइड फॉर अ बिग एक्सपेंस मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ इज सेविंग। जैसे कि मान लो मैंने बहुत लंबे समय के लिए कोई एक बहुत बड़ी रकम साइड में रख ली कि मैं इस पैसे का उपयोग मैं उस फला फला काम में करूंगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? कौन सी सेविंग होगी वो? लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लंबे समय के लिए मेरी प्लानिंग है कि भाई मैं 2,000 रुपये महीने का बचाऊंगा और इससे मैं कम से कम 20 साल तक ये सेविंग करूंगा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? लॉन्ग टर्म सेविंग बोलेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग दीज इज नॉट गुड सेविंग हैबिट, कौन सी इसमें से जो अच्छी सेविंग हैबिट नहीं मानी जाती है? शॉपिंग ऑन वेबसाइट्स, ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस, क्लियरिंग गोल्स, सेविंग मनी इन बैंक। देखो ये तीनों तो कहीं ना कहीं बचत से संबंधित है कि ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि मेरे खर्च कहाँ कहाँ हो रहे हैं उन पर नज़र रखना, क्योंकि जब मैं अपने खर्चों की जानकारी रखूंगा या उन पर नज़र रखूंगा तो ही तो मैं कुछ सेविंग कर पाऊंगा। क्लियरिंग गोल्स मतलब हमारे जो भी मकसद हैं, जो भी गोल्स हमने ज़िंदगी में सोचे हैं वो पूरे करना, ये भी कहीं ना कहीं सेविंग से लिंक करता है। सेविंग मनी इन बैंक, बैंक में पैसों को बचत करके रखना, ये भी कहीं ना कहीं एक सेविंग का रूप है। लेकिन शॉपिंग ऑन वेबसाइट ये सेविंग में नहीं आता है, तो ये इज नॉट अ गुड हैबिट फॉर सेविंग। नेक्स्ट, राजेश वांट्स टू सेव 6,000 एवरी ईयर फॉर हिज ओल्ड एज। राजेश अपने बुढ़ापे के लिए 6,000 हर साल बचत करना चाहता है। हाउ मच शुड ही सेव एवरी मंथ, तो वो हर महीने कितना सेव करेगा? 6,000 प्रति साल के हिसाब से, तो उसमें डिवाइडेड बाय 12 कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा, है ना। तो 6,000 रुपये सालाना वो सेव कर पाएगा। नेक्स्ट, अभी वांट्स टू टीच हिज 10 ईयर ओल्ड डॉटर टू सेव मनी फ्रॉम द पॉकेट मनी ही रिसीव्स, विच ऑप्शन इज द बेस्ट? भाई अभी ने क्या किया कि अपनी 10 वर्ष की बच्ची को ये सिखाने की कोशिश की कि जितनी भी पॉकेट मनी वो उसे देता है वो 10 साल के लिए, मतलब 10 साल की बच्ची को उसमें से सेव करना वो सिखा रहा है, तो वो क्या करना चाहेगा? उसको किस तरह से ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि ये चीज़ उसको सिखाई जाए? आरडी अकाउंट खोलने के बाद, लोन, या पिगी बैंक, या लोन? ये डबल डबल ऑप्शन है एक्चुअल में। ये पिगी बैंक, पिगी बैंक क्या होता है? बच्चों का एक छोटा सा बैंक, मतलब एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे में छोटा सा एक छेद होता है जिसमें से मंथली भाई ये पॉकेट मनी है, इसमें से तेरे को 2 रुपये 5 रुपये जो भी बचाना है वो लिटिल गर्ल को वो सिखा सकता है इसके थ्रू कि भाई इतना वो बचत कर सकती है, तो वो अपने पिगी बैंक में डाल देगी, तो जिससे उसे सेविंग का महत्व समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है? ये लोन्स एंड इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है इसमें। मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और अ पर्सन इज, बैंक से कोई पैसा उधार लेना क्या कहलाएगा? आप सभी को मालूम है, लोन कहेंगे। बैंक से हम पैसा उधार लेने को क्या बोलेंगे? लोन बोलते हैं। नेक्स्ट, द लोन कैन बी रीपेड इन, लोन को कब रीपेड किया जा सकता है? स्मॉल अमाउंट, फुल अमाउंट, डिलेड या फ्री? उसे हम स्मॉल अमाउंट पे ही, मैंने मान लो 5 लाख का लोन किया है तो लोन की किस्तें बन जाएगी मंथली बेसिस पर, जितना भी मेरी कैपेसिटी होगी। तो 5 ईयर के लिए मान लो मैंने लिया है तो 5 लाख का लोन 5 साल में देना है, तो 1 लाख रुपया 1 साल में चुकाना है, प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा बैंक का उसके अकॉर्डिंग वो हमारी जो मासिक किस्त है, इंस्टॉलमेंट्स, वो फिक्स हो जाएगी। उसके थ्रू मैं एक स्मॉल स्मॉल अमाउंट में उसको रीपे कर सकता हूँ। नेक्स्ट, द प्राइस वी पे फॉर बोरोविंग मनी इज, हम जो भी पैसा उधार लेते हैं उसके बदले में हम जो कीमत चुकाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, है ना। जिससे भी हम पैसे उधार लेते हैं, भाई बोलते हैं ना गांव में कि भाई 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा, जो भी साहूकारी के टर्म जिसको बोले हैं हम। तो जो पैसों को उधार लेने पर जो किराया लगता है या जो खर्च लगता है, जो कीमत हम चुकाते हैं, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। नेक्स्ट, रीटा वांट्स टू कंप्लीट हर हायर एजुकेशन फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। रीटा अपनी जो हायर एजुकेशन है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहती है। विच लोन शुड शी अप्लाई फॉर, उसे कौन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? होम लोन, होम लोन घर बनाने के लिए लिया जाता है। पर्सनल लोन कहीं व्यक्तिगत कुछ खर्च करना हो तो लिया जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए जो लोन लिया जाता है वो
क्या कहा जाता है, एजुकेशन लोन। तो रीटा को कौन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, एजुकेशन लोन के लिए। ऑटो लोन कार खरीदने के लिए होता है ना, तो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, प्रियाज मदर हैड टू अंडरगो एन एक्सपेंसिव सर्जरी। प्रिया की मम्मी को कुछ एक्सपेंसिव सर्जरी करवाना पड़ी। शी वॉज एबल टू पे फॉर इट थ्रू हर, वो किसके जरिए इसका पेमेंट कर सकती है, लाइफ इंश्योरेंस के जरिए, व्हीकल इंश्योरेंस के जरिए, होम इंश्योरेंस के जरिए या मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए, क्योंकि ये चिकित्सकीय खर्च है तो ये मेडिकल इंश्योरेंस में आएगा, है ना, तो इसका चिकित्सा बीमा के जरिए वो उसका पेमेंट कर सकती है। नेक्स्ट, लीगल लिटरेसी के ऊपर क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, तो देखते हैं क्या है। नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ लॉ इज कॉल्ड, कानून और नियमों की समझ क्या कहलाती है, आरटीआई, लीगल लिटरेसी, अवेयरनेस या कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होगा लीगल लिटरेसी, भाई नियम कानून की समझ या नियम कानून के बारे में थोड़ी बहुत जागरूकता या साक्षरता, तो ये कहलाएगा लीगल लिटरेसी। आरटीआई मीन्स, आरटीआई का मतलब क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट राइट टू इंश्योरेंस या राइट टू इन्फॉर्म या राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम इसके ज़रिए किसी भी सरकारी विभाग से या किसी भी फर्म के थ्रू किसी भी फर्म से उसकी वित्तीय लेन देन या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हम हासिल करना चाहें तो आरटीआई एक्ट के थ्रू हम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली 10 रुपये का या जो भी पोस्टल ऑर्डर वहाँ पे लगाने के बाद पेमेंट कर दिया जाता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो फॉर्म लेके वहाँ जमा कर दिया जाता है, तो 30 दिन के अंदर वो संस्था अपनी जानकारी देने के लिए बाध्य होती है। दैट इज कॉल्ड आरटीआई एक्ट। ऑनलाइन पोर्टल सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू मेक एनी गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स इज, भाई जो भी ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाए हैं सरकारी चीज़ों के बारे में कंप्लेंट करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल, प्लेस ग्रीवियंस पोर्टल, पब्लिक इन्फॉर्मिंग पोर्टल या पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का तो मतलब है नहीं, मतलब ही क्या है, शिकायती पोर्टल है, तो ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायतें, और कौन कर रहा है, पब्लिक कर रही है, तो ये कहलाएगा पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल। नेक्स्ट, सुधा जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, सुधा ने एक बच्चे को जन्म दिया। फॉर हाउ कैन शी टेक अ मैटरनिटी लीव एंटाइटल्ड टू हर एन एम्प्लॉय, तो वो अपनी मैटरनिटी लीव, भाई मातृत्व अवकाश को कैसे एक्सटेंड कर सकती है, कितना तक वो एक्सटेंड कर सकती है, 2 मंथ के लिए, 5 मंथ, 26 वीक्स या 1 ईयर, इसके लिए 26 हफ्ते तक का वो मातृत्व अवकाश ले सकती है बच्चे के पालन पोषण करने के लिए। नेक्स्ट, पाउल जस्ट गॉट हायर्ड एंड रिसीव्ड हिज एम्प्लॉयमेंट लेटर, पाउल ने जैसे ही नौकरी प्राप्त की और अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर प्राप्त किया, ही इज सपोज्ड टू रीड इट केयरफुली एंड साइन एज इट इज़ अ, वो उसे उसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़कर साइन करना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट है वो, या लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, या मार्क्स कार्ड है, या पोस्टर है, वो क्या है, लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि वो अनुबंध कर रहा है किसी कंपनी के साथ जॉब के लिए, तो वो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप और क्या है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यम करना, कोई ना कोई बिजनेस या व्यापार की शुरुआत करना, ये कहलाता है एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब, एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टिंग अ न्यू करियर, मैनेजिंग करियर, रनिंग न्यू ओन बिजनेस या सपोर्टिंग अ बिजनेस पर्सन। इसका मतलब होगा रनिंग योर ओन बिजनेस, खुद का कोई धंधा पानी चालू करना या बिजनेस शुरू करना कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी क्या होती है, टॉकिंग टू कस्टमर्स, मैनेजिंग फाइनेंसेस एंड बजट्स, मैनेजिंग द बिजनेसेस, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को करना पड़ती है, क्योंकि वही एक मेन व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाता है और बिजनेस शुरू करता है, तो उसकी नज़र सभी पर होती है, कस्टमर से बात करने में भी होगी, फाइनेंस और जो भी पैसा कौड़ी का जो बंदोबस्त होगा उस पर भी होगी, बिजनेस को मैनेजमेंट करने में भी होगी, तो सारी जवाबदारी किसकी होगी, एंटरप्रेन्योर की होगी। एन एंटरप्रेन्योर रन्स अ बिजनेस मेनली टू, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो जो भी जोखिम उठाकर बिजनेस करता है, उद्यमी जिसको बोलते हैं, जो उद्यमी होता है वो अपना बिजनेस मेनली किसको करता है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, वर्क करने के लिए, सपोर्ट अदर बिजनेस पर्सन के लिए, या अर्न प्रॉफिट, वो उसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। मेन बिजनेस क्यों करेगा आदमी, क्योंकि जब उसको प्रॉफिट होगा तो ही तो बिजनेस करेगा, नहीं तो बिजनेस करने का फायदा क्या है। सो दैट इज द अल्टीमेट गोल, दैट इज अर्न प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, प्रतिभा वांट्स टू स्टार्ट अ बिरयानी होटल, प्रतिभा एक बिरयानी होटल चलाना चाहती है। व्हाट विल शी नीड फर्स्ट, वो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा,
बोर्ड जो नेम का जो है वो बोर्ड लगाना पड़ेगा, फूड आइटम लिखने पड़ेंगे क्या क्या वो बनाना चाहती है, किचन इक्विपमेंट चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, बिजनेस प्लान, बिकॉज विदाउट प्लानिंग देर इज नो बिजनेस, क्योंकि प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, जिंदगी में ही सब प्लानिंग का ही खेल होता है, कोई कितना आगे है, कोई कितना पीछे है, कोई कितना सक्सेसफुल है, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन हिज और हर प्लानिंग अबाउट लाइफ और एनी बिजनेस। तो प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसे बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, मार्केट स्टडी करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहीन वांट्स गुड कुक्स टू वर्क इन हर होटल। शाहीन को खाना पकाने वाला चाहिए, एक अच्छा खाना पकाने वाले की ज़रूरत है, अच्छा कुक चाहिए उसे, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बावर्ची, है ना, उसे अच्छे बावर्ची की ज़रूरत है अपने होटल में। तो वो क्या इसको कैसे रिक्रूट कर सकती है, कैसे चयन कर सकती है इसका, तो क्या करेगी वो, बाय रीचिंग अदर होटल स्टाफ, दूसरे होटल के स्टाफ से जाके मिले, या कुछ एडवर्टाइजिंग करे जॉब के लिए, बाय आस्किंग हिज रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से पूछे, या नन ऑफ द अबव। वो क्या करेगी, एडवर्टाइजिंग करेगी, अखबार में इश्तिहार देगी या विज्ञापन देगी कि भाई मुझे एक अच्छा बावर्ची चाहिए मेरी होटल में खाना बनाने के लिए, तो अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर उनको वो इंटरव्यू करके सिलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सबसे महत्वपूर्ण स्किल जो एक एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत होती है वो क्या होती है, अर्निंग मनी, पैसा कमाना, सर्विंग द सोसाइटी, समाज की सेवा करना, हैविंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना जरूरी है, या एक्सपांडिंग मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट, ठीक है ना, मनोस्थिति बदली समझो परिस्थितियां बदली, ये जो कहावत है ये ज़िंदगी के हर पहलू में लागू होती है, तो माइंडसेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली स्किल जो किसी इंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, वो क्या है, एक इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो बिजनेस रन कर पाएगा। नेक्स्ट, एन इंटरप्रेन्योर कैन हेल्प द सोसाइटी बाय, एक इंटरप्रेन्योर सोसाइटी की मदद कैसे कर पाता है, सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए क्या बोल सकते हैं अवसर लेकर आता है, मार्केटिंग द प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, वर्क विद अ टीम ऑफ पीपल, वह लोगों की टीम के साथ काम करता है, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो क्या करता है, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक उद्यमी यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे कितने ही लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे आपने देखा होगा रतन टाटा, अंबानी, या और भी जितने भी बिजनेसमैन हैं भारत में, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने एम्पायर खड़े किए हैं, वो एक्चुअल में उनके जो मालिक हैं वो नहीं भी काम करे तो भी उन्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके काम करने की वजह से कितने ही लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं या कितने ही लोगों को रोजगार मिलता है। तो एक उद्यमी क्या करता है, वो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू सोसाइटी। नेक्स्ट, क्वालिटीज़ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर आर, एक मजबूत इंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या होती है, लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर्स, अपने असफलताओं से सीखना, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, अपने ग्राहकों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, वर्किंग हार्ड, या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी उसमें होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, वो कस्टमर से बात करना भी उसे आना चाहिए, और उसे अपने असफलताओं से सीखना भी आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो सफल हो गया, हो सकता है आपको नुकसान भी झेलना पड़े, हो सकता है आपको नया स्टार्ट करना पड़े कुछ ना कुछ, तो अपने फेल्यूर से लगातार सीखने की कोशिश करना चाहिए किसे, एक एंटरप्रेन्योर को, तभी एक वो अच्छा सफल बिजनेस कर पाएगा। नेक्स्ट, पूजा स्टार्टेड अ फूड कोर्ट विच हैव पूजा स्टार्टेड अ फूड कोर्ट विच हैव गुड प्रॉफिट, पूजा ने अपना एक फूड कोर्ट स्टार्ट किया जिसमें उसे अच्छा मुनाफा हो रहा है, विद मेनी कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स उसके पास आ रहे हैं। 1 ईयर लेटर हर कस्टमर्स रिड्यूस्ड, 1 साल बाद उसके जो ग्राहक थे उनकी संख्या कम हो गई। व्हाट शुड पूजा डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पूजा को अपनी इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए, चेंज द कुकिंग स्टाइल, खाना पकाने की स्टाइल को बदलना चाहिए, कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए, क्लोज द फूड कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, चेंज हर बिजनेस, उसे क्या करना चाहिए, कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, उसे कस्टमर से फीडबैक का मतलब ये होता है कि प्रतिक्रिया लेना, जैसे मान लो मैंने कोई चीज़, जैसे मान लो मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो इस वीडियो पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिक्रिया ले रहा हूँ भाई, मेरे जो श्रोता हैं जो भी इन वीडियोस को सुन रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया तो मुझे लेना पड़ेगी कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ उन्हें समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ आता है तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो यही सेम चीज़ पूजा को करना चाहिए, क्योंकि 1 साल तक उसका रेस्टोरेंट अच्छा चला, फिर कस्टमर की संख्या आना कम हो गई, तो उसे क्या करना चाहिए, कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, खाना अच्छा नहीं है, या आप कुछ और चाहते हैं, या जैसा भी है, तो वो कस्टमर से फीडबैक लेने पर ही उसे पता चल पाएगा, ताकि वो अपनी जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है रूट कॉज तक उसके पहुंच पाए। दैट इज द थिंग। राजू वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल शॉप, राजू एक टेक्सटाइल की दुकान
खोलना चाहता है या स्टार्ट करना चाहता है। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा वपड़ा वगैरह बनाना, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप, तो पहली सीढ़ी क्या होगी, रेंट अ शॉप, किराए पर दुकान लेना चाहिए, परचेस न्यू फैब्रिक्स, नए कपड़े को खरीदना चाहिए, बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, हायर। मैंने पहले भी कहा प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी बिजनेस करने के लिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, विदाउट प्लानिंग देयर इज नो बिजनेस, ठीक है ना। तो ये चीज़, और दूसरा क्या, दूरदर्शी होना चाहिए। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो चीज़ एंटरप्रेन्योर को दिखना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, जो लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का धंधा पानी करना और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस, इस पर क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है मार्केट स्कैन के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का रोजगार, फ्रीलांसिंग और रनिंग अ बिजनेस रादर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर, है ना, किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करने की बजाय खुद के लिए काम करना। सेल फूड आइटम्स, इंटरप्रेन्योर तो अलग ही हो गया, तो ये है इसका आंसर, क्या होगा, ये वाला आंसर बी वाला। भाई फ्रीलांसिंग और रनिंग अ बिजनेस रादर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर, किसी के लिए काम न करते हुए खुद के लिए काम करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भाई खुद का कुछ धंधा पानी करना। जैसे मान लो कोई गाय भैंस का पालन करके दूध का व्यापार करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अ पर्सन हु हायर्स अदर पीपल फॉर देयर बिजनेस इज एन, भाई कोई व्यक्ति मान लो किसी बिजनेस के लिए दूसरे लोगों को हायर करता है या नौकरी देता है, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉई, एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉयर। वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो क्या करेगा, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो क्या कर रहा है, लोगों को हायर कर रहा है, नौकरी दे रहा है दूसरों को, तो ये कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ऑल्सो नीड्स टू हैव, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती है जो एंटरप्रेन्योर के साथ साथ जो भी सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का व्यापार कर रहा है उसमें भी ये क्वालिटी होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर सर्विस या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी होना चाहिए। भाई कस्टमर सर्विस मतलब ग्राहकों से बातचीत करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान करने की काबिलियत, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब मैंने कहा ना, जो लोगों को नहीं दिखता है वो हमें दिखना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग, ये चीज़। नेक्स्ट, विद्या इज अ सिंगल हैंडली विद्या इज सिंगल हैंडली सेलिंग होममेड पिकल्स टू हर नेबर्स। हु इज विद्या, विद्या क्या कर रही है, वो अपने जो पड़ोसी हैं उनको घर पे बनाया हुआ अचार बेच रही है ना, वो काम कर रही है, वो अचार बेचती है वो घर पे बना के, तो वो क्या 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 कहलाएगी, विद्या को क्या कहेंगे, वो एक सेलर है, विक्रेता बोलेंगे उसको, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद के धंधे पानी में क्या बोल सकते हैं, खुद का व्यापार करने वाली महिला है, या एंटरप्रेन्योर है, या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहलाएगी सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि वो खुद ही अचार बना रही है फिर अपने पड़ोसियों को बेच रही है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। स्वरोजगार जिसको बोलते हैं, ये नया वर्ड मुझे मिल नहीं रहा, स्वरोजगार बोलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब स्वरोजगार, है ना। पवन प्रोवाइड्स एसी रिपेयर सर्विस एट फिक्स्ड फी, पवन एसी रिपेयरिंग करता है किसी न किसी फिक्स्ड फी के थ्रू, कि कुछ ना कुछ चार्ज करता है, वो कुछ फिक्स्ड पैसा लेता है और एसी को रिपेयर करता है। ही हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ लोकल एसी स्टोर, उसका एक लोकल एसी स्टोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। द स्टोर रिफर्स हिम टू कस्टमर्स हु नीड्स टू रिपेयर देयर एसी, हु इज़ पवन, स्टोर क्या करता है, उसे बताता है कि किस किस कस्टमर को एसी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो वो वहाँ जाके अपना सर्विस प्रोवाइड करता है और एक फिक्स्ड फी का चार्ज करता है, तो वो क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जॉब कहलाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि भाई मैंने अनुबंध जरूर कर रखा है लेकिन काम तो मेरा खुद का ही है, तो वो चीज़, तो ये कहलाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड। हाउ डज मार्केट स्कैन हेल्प द बिजनेस, अब ये मार्केट स्कैन से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मार्केट स्कैन से क्वेश्चन आ गए। मार्केट स्कैन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मार्केट स्कैन हेल्प्स द बिजनेस, पहले तो मार्केट स्कैन होता क्या, मार्केट स्कैन का मतलब होता है, मान लो मुझे कोई नया बिजनेस करना है, तो सबसे पहले मैं मार्केट में मार्केट स्टडी करूंगा कि भाई कौन से बिजनेस अभी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन सा बिजनेस किस लेवल पर है, तो क्या मेरे लिए यहाँ कोई इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, या मेरे पास जितना पैसा है उनके थ्रू में कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ जिस मार्केट के लिए सुटेबल हो और मुझे प्रॉफिट भी हो, सो दैट इज कॉल्ड मार्केट स्कैन। तो मार्केट स्कैन बिजनेस में कैसे मदद करता है, तो दैट इज, देखो, गिव एन आइडिया अबाउट द कस्टमर्स, कस्टमर के बारे में एक आइडिया लगता है, हेल्प अंडरस्टैंड अबाउट अदर सिमिलर बिजनेस, वो इसी तरह के सिमिलर व्यापार को समझने में मदद करता है, हेल्प टू मेक द बिजनेस प्लान को समझ में मदद, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीज़ें उसमें होती है, बिजनेस प्लान बनाने में भी मददगार होगा वो, उसके जैसे दूसरे जो बिजनेस है छोटे छोटे उनको खोजने में मदद करेगा, या और कस्टमर को समझने में भी मदद करेगा, सो दैट इज बिजनेस प्लान।
बिजनेस मार्केट स्कैन कवर्स, मार्केट स्कैन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? एनालाइज कस्टमर्स नीड्स एंड एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव एक्शंस, मैंने कहा ना, कस्टमर्स को समझना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें उसमें आती है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मार्केट को समझने में मदद मिलती है। कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है, या मार्केट रिसर्च क्या इसमें शामिल है? तो ये पूरा ये जो 3 पॉइंट है, ये ऑलरेडी इसमें पॉइंट जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें इंक्लूडिंग है। तो क्या है? एनालाइज कस्टमर नीड्स एंड एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव एक्शंस। भाई जो भी मार्केट में दूसरे बिजनेस उसके जैसे हैं उनको मैं कैसे कॉम्पीट कर सकता हूँ और कैसे कस्टमर की नीड के हिसाब से मैं मेरा बिजनेस रन कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड मार्केट स्कैन। तो मार्केट स्कैन में यही सब आता है। मार्केट स्कैन कैन बी कंडक्टेड टू फाइंड आउट, मार्केट जो स्कैन है वो क्या करने के लिए कंडक्ट किया जाता है? इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर्स नीड, ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से सूचना प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन ऑन न्यू ट्रेंड्स, या कुछ नया प्रचलन मार्केट में आया है तो उसके लिए जानकारी प्राप्त करना। या इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटिटर्स की जानकारी प्राप्त करना। या ऑल ऑफ द अबव, इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी इसमें शामिल है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी समझना, न्यू ट्रेंड्स क्या है उनको भी समझना, कॉम्पिटिटर कौन से हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करना। दैट्स ऑल आर फाइंड आउट थ्रू मार्केट स्कैन। नेक्स्ट, गीता वांट्स टू स्टार्ट अ टेलरिंग शॉप। गीता अपनी एक टेलरिंग शॉप खोलना चाहती है, बुटीक मान लो कोई भी, है ना। हर ट्रेनर आस्क्ड हर टू डू अ मार्केट स्कैन, उसके ट्रेनर ने उसे कहा कि मार्केट स्कैन करने के बाद ही ये सब होगा, तो मार्केट स्कैन करके आओ। गीता शुड डू द मार्केट स्कैन इन, गीता को मार्केट स्कैन काय में करना चाहिए? बेकरी सेक्टर में करना चाहिए, ब्यूटी पार्लर के सेक्टर में करना चाहिए, टेलरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करना चाहिए, पैकिंग कंपनी के बारे में करना चाहिए। भाई मार्केट स्कैन कई तरह के होते हैं, परंतु आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसके लिए मार्केट स्कैन करना, तो वो क्या करना चाहती है? बुटीक खोलना चाहती है, टेलरिंग शॉप। तो टेलरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी, कितने टेलर ऑलरेडी मौजूद है, कितने बुटीक शॉप ऑलरेडी मौजूद है, यही स्कैन करना पड़ेगा, तो यही उसके काम का है। तो वो काई के बारे में स्कैन करेगी? टेलरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में स्कैन करेगी। नेक्स्ट, लक्ष्मी प्लान्स टू स्टार्ट अ ब्यूटी पार्लर। लक्ष्मी ने लक्ष्मी अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड शी नॉट कलेक्ट इन द मार्केट स्कैन, कौन सी तरह की इंफॉर्मेशन उसे मार्केट से कलेक्ट नहीं करनी चाहिए? इंफॉर्मेशन ऑन क्लॉथ्स एंड शूज, इंफॉर्मेशन ऑन टाइप ऑफ कस्टमर्स, इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द ब्यूटी पार्लर, इंफॉर्मेशन ऑन शॉप लोकेशन एंड रेंट। उसे क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन क्लॉथ्स एंड शूज, उसे कपड़े और शूज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसे क्या चलाना है? ब्यूटी पार्लर चलाना है। तो ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए इसी के जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं का स्कैन करना ज़रूरी होगा, तो ये नहीं करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? कस्टमर के टाइप्स के बारे में स्टडी करना चाहिए, जितना भी ब्यूटी पार्लर के मटेरियल में जो भी लागत आती है उसकी स्टडी करना चाहिए, और जहाँ पे उसका शॉप ओपन करना है उसे उसके वहाँ पर रेंट कितना है, कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे कितना रेंट लगेगा, तो ये उसे पता होना चाहिए। दैट इज ऑल इंक्लूड इन ब्यूटी पार्लर। नेक्स्ट इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स, भाई ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से, और सिलेक्टिंग अ टाइप ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट फॉर सर्विस। तो बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्या चूज़ करना है, ये इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कस्टमर्स नीड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू, ग्राहकों की ज़रूरतें किस प्रकार समझी जा सकती हैं? कस्टमर सर्वे करके, सेलिंग करके, टॉकिंग टू और फैमिली, या कस्टमर सर्विस से कस्टमर सर्विस के थ्रू। तो ये क्या, कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा कि कस्टमर कौन से हैं, उन्हें क्या चाहिए, तभी जाके हम उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान अवेलेबल कर पाएंगे और हमारा बिजनेस रन कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड कस्टमर सर्वे। नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू मेंटेन गुड विद हिज कस्टमर्स, एक एंटरप्रेन्योर जो भी उद्यमी होता है या धंधा पानी करने वाला जो बिजनेसमैन होता है, उसे अपने कस्टमर के साथ क्या मेंटेन करके रखना चाहिए? कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, बिहेवियर, या फ्रेंडशिप, उसे रिलेशनशिप बनाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्या बोल सकते हैं उसको, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, या बिजनेस रिलेशनशिप, जो भी बोलना चाहें हम, कस्टमर रिलेशनशिप, तो वो उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी वो एक हेल्दी बिजनेस कर पाएगा। नेक्स्ट, कस्टमर्स लाइक अ प्रोडक्ट और सर्विस बिकॉज ऑफ, कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आती है, क्यों? प्राइस के कारण, गुड क्वालिटी के कारण, फ्री ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, फील ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, या ऑल ऑफ द, ये सभी की चीज़ों में। भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या आता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन में प्राइस, क्वालिटी, और जो भी प्रोडक्ट दिया है उसकी सर्विस कैसी है, ये सभी चीज़ें उसमें आती है। दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस। भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब आपका कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आपका बिजनेस कोई मतलब नहीं है, वो थोड़े दिन बाद बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा, है ना। शिल्पा वांट्स टू स्टार्ट अ सोप मेकिंग कंपनी, शिल्पा जो है वो साबुन बनाने की कंपनी स्टार्ट करना चाहती है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड शी नॉट आस्क हर कस्टमर्स,
उसे किस प्रकार के क्वेश्चन कस्टमर से नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि उसे कौन सी शॉप चलानी है, साबुन बनाने की, तो वो साबुन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। विच टाइप ऑफ शॉप्स डू यू बाय, तो साबुन के बारे में तो वो पूछेगी क्योंकि साबुन ही बनाना है। डू यू लाइक टू ईट चेट्स, अब उसे खाने पीने के बारे से कोई मतलब नहीं है साबुन का, तो ये नहीं पूछना चाहिए उसे। हाउ मच यू पे फॉर सोप, साबुन की कीमत पूछेगी वो, कौन सा साबुन, क्या आप साबुन यूज़ करते हो या नहीं, करता ही नहीं तो क्या मतलब, करते हो कि नहीं करते, ये सब पहला सवाल होगा। तो ये नहीं पूछना चाहिए उसे, चेटिंग वेटिंग का नहीं पूछना चाहिए उसे, हाँ चाट खाते हैं कि नहीं खाते हैं। रूपा वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, रूपा एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, बट शी इज़ नॉट श्योर विच प्रोडक्ट शी शुड चूज टू स्टार्ट हर बिजनेस, वो उसे नहीं पता कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में बिजनेस करना है। व्हाट विल बी हर बेसिक रिसर्च टू फाइनलाइज हर प्रोडक्ट, उसे बेसिक रिसर्च क्या करना चाहिए ताकि वो अपना प्रोडक्ट फाइनल कर सके। लोन फ्रॉम बैंक्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर्स, इससे भी मतलब नहीं है। सर्च हाउ एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, एडवर्टाइज करने से तो भाई वो एडवर्टाइज का प्रोडक्ट फाइनल करने से मतलब नहीं है। रिसर्च ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हाट कस्टमर्स आर करेंटली यूजिंग, उसे क्या करना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में कस्टमर यूज़ कर रहे हैं उनकी जानकारी है, उनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि वो किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उस पर रिसर्च करके उसे अपना प्रोडक्ट फाइनल करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस आर टू थिंग्स दैट कैन बी सोल्ड, प्रोडक्ट और सर्विस, देखो बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, या तो किसी प्रोडक्ट को बेचना या फिर किसी सर्विस को बेचना। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं कोई साबुन खरीदता हूँ या बिस्किट खरीदता हूँ या बेकरी का कोई आइटम खरीदता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, मैं कुछ मटेरियल खरीद रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा। तो एक तो इसके लिए बिजनेस, दूसरा सर्विस, सर्विस का मतलब होता है जैसे मान लो मेरी कोई प्लम्बर की दुकान है, या मैं एसी रिपेयरिंग करने का काम करता हूँ, या मैं रेडियो टीवी ठीक कर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है मेरी, या मैं मोटर वाइंडिंग का काम करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस को सेल कर रहा हूँ, अपनी सेवा दे रहा हूँ लोगों को, तो दैट इज कॉल्ड सर्विस बिजनेस। तो बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड वन अनदर इज सर्विस ओरिएंटेड। तो देखो प्रोडक्ट एंड सर्विस आर द टू थिंग्स दैट कैन बी सोल्ड, ये दो ही चीजें हैं जो बेची जा सकते हैं। प्रोडक्ट इज व्हाट कैन बी सी, व्हाट कैन बी सीन, भाई प्रोडक्ट तो हमें दिखता है, मैं मोबाइल खरीदूंगा तो मुझे दिख रहा है हाँ ये मैंने खरीदा, टच्ड एंड यूज्ड, वो मैं उसको टच कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। लेकिन सर्विस का क्या है, सर्विस काय में आएगा, बाय फ्रॉम वेजिटेबल शॉप नहीं, फील एक्सपीरियंस एंड एंजॉय, यस मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि उसकी सर्विस कैसी। मान लो मेरी मोटर खराब हो गई है तो मैं मोटर वाइंडिंग वाले के पास गया, उसने नई मोटर मुझे रीवाइंडिंग करके दिया, तो उस मोटर की जब रीवाइंडिंग करने के बाद कितने टाइम तक उसने सर्विस दी और कैसी सर्विस दी, यही मैं एक्सपीरियंस करूंगा और इसी को मैं एंजॉय कर पाऊंगा। सो हाउ वी कैन एनालाइज द सर्विस, पे विद गेटवे का संबंध नहीं है, डू नॉट एंजॉय ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी, प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसे क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन टच्ड एंड यूज्ड कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, Sharvan serves as a delivery agent delivering tomatoes from the farmer to the company that makes tomato sauce. व्हाट इज द सर्वेंट्स जॉब, श्रवण क्या करता है कि डिलीवरी एजेंट है, वो डिलीवरी एजेंट किस बात का है, वो टमाटर खरीदता है किसानों से और इस ऐसी कंपनी को देता है जो टोमेटो सॉस बनाती है। तो श्रवण क्या है, सेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, बायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो है सर्विस प्रोवाइडर, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो एक मीडिएटर के थ्रू काम करता है कि भाई किसान से टोमेटो खरीदना और कंपनी को देना, दैट इज कॉल्ड सर्विस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस फ्रॉम द ऑप्शंस, इनमें से कौन सी जो है वो सर्विस के क्राइटेरिया में आएगा, मसाला डोसा बनाना नहीं, मोबाइल रिपेयर, ये मोबाइल मैंने कहा ना मेरी कोई रिपेयरिंग शॉप है तो वो सर्विस में आएगा, वाटर बॉटल भी नहीं है कि चिकन कबाब नहीं में आएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस, प्रोडक्ट का उदाहरण चुनना है, प्रोडक्ट क्या है, होम पेंटिंग नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, पार्लर सर्विस भी नहीं है, शर्ट क्योंकि मैं शर्ट को खरीद सकता हूँ, देख सकता हूँ, हाथ लगा सकता हूँ, पहन सकता हूँ, बाइक रिपेयर भी नहीं आएगा इसमें, ये तीनों क्या है, सर्विसेज में आएगा। सो नेक्स्ट है माय फाइनेंशियल बिजनेस आइडिया, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टुडे इट इज़ इनफ, सो थैंक यू वेरी मच। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।